गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 का समाज विज्ञान भाग 5 लेकर आए हैं। इस भाग में हम मृदा अपरदन और उसका बचाव कैसे करेंगे का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा मृदा संसाधन का महत्व, वो हमारे लिए कितना लाभदायक है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि मृदा संसाधन का जो अपरदन है, उसका जो ऊपरी परत है, उसका कटाव कैसे होता है। तो कुल मिलाकर मृदा अपरदन किसे कहते हैं? भूमि के ऊपरी परत के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। जैसा कि हम लिखें, मृदा अपरदन, मृदा के कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन और उसके बहाव की प्रक्रिया, मृदा के कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया है वह मिट्टी के निर्माण से लेकर उसके अपरदन की क्रिया दोनों के द्वारा संपन्न होती है। अर्थात मृदा निर्माण और अपरदन की प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं। मृदा निर्माण और अपरदन की प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती है। अर्थात जो ये मिट्टी का निर्माण हुआ है, मृदा का निर्माण हुआ है, भूमि का जो ऊपरी सतह है, इसके निर्माण में अपरदन क्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अपरदन क्रिया के फलस्वरूप ही उच्च भूमियों से, पहाड़ों से, पठारों से, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके समतल भूमि पर फैल जाना मृदा निर्माण कहलाता है। तो मृदा निर्माण में अपरदन की प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि अपरदित चट्टानें एक स्थान से बह करके या उड़ करके जब दूसरे स्थान पर जाके जमा हो जाते हैं, इस तरह से मृदा का निर्माण होता है। और मृदा निर्माण में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण होने में जो समय लगता है वो बहुत अधिक वर्षों का समय लगता है। मृदा निर्माण में चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ जैवीय अवशिष्ट पदार्थों के मिलने के कारण जो मृदा होती है वो उपजाऊ होती है, वनस्पतियों के पोषण या उसके विकास में सहायक होती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन किन किन कारणों से होता है? मृदा का जो कटाव है, मृदा का जो ऊपरी सतह है, उसका जो कटाव है किन किन कारणों से होता है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला है प्राकृतिक कारण, दूसरा है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण यानी बहुत सारे ऐसी प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं जिनकी वजह से मिट्टी का जो ऊपरी सतह है कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जमा हो जाते हैं। तो प्राकृतिक कारण की वजह से जो मृदा अपरदन होता है उसे प्राकृतिक कारण कहा जाता है। और प्राकृतिक कारणों में मुख्य रूप से वायु अपरदन और जल अपरदन, यानी वायु के कारण, तेज हवाओं के कारण जब मिट्टी एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर जाके जमा हो जाती है, तो इस प्रकार के अपरदन की क्रिया को वायु के द्वारा किया गया मृदा अपरदन कहा जाता है। वायु का जो मृदा अपरदन, वायु द्वारा जो मृदा अपरदन होता है, यह उच्च भूमियों से
मरुस्थलीय प्रदेशों से तेज हवाओं के झोंके से या हवाओं की रफ्तार के साथ मिट्टी के कण जो है उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अपरदन को रोकने के उपाय, यानी मृदा अपरदन जो है वायु के द्वारा जब होता है तो उसे रोकने के कुछ उपाय भी हैं। यहाँ हमने लिखा है पहला है पट्टीदार कृषि, यानी कृषि कार्य जो है पट्टीदार, अर्थात बड़े बड़े खेतों को छोटे छोटे भागों में बांटकर, छोटी छोटी पट्टियों में बांट करके खेती की जाए और उन पट्टियों के बीच में कुछ स्थान छोड़ दिए जाए जिस पे घास उगा दिए जाए। घास उग जाने की वजह से हवा की जो रफ्तार होगी वो उसकी रफ्तार को कम कर देंगे और मिट्टी को घास जो है पकड़े रहेंगे, जिसकी वजह से मृदा का अपरदन रुक सकता है। दूसरा है रक्षक मेखला, यानी वायु अपरदन को रोकने के लिए, मृदा के वायु के कटाव से रोकने के लिए हम रक्षक मेखला का निर्माण कर वायु अपरदन को रोक सकते हैं। अर्थात खेतों के चारों तरफ वृक्षों का एक लाइन लगा दें या मेड़ों के चारों तरफ वृक्षारोपण कर दें। वृक्षारोपण करके हम हवाओं की रफ्तार को कम कर सकते हैं। वृक्ष जो है हवा की रफ्तार को रोक सकता है या उसके रफ्तार को कम कर सकता है। इस तरह से वायु जो है मिट्टी को कुरेदने से बच सकता है और हवा जो है मिट्टी को अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जा सकता। इस तरह से मृदा अपरदन को रोकने के लिए खेतों के चारों तरफ रक्षक मेखला का आवरण, अर्थात खेतों के चारों तरफ वृक्षों की एक पट्टियां लगा दी जानी चाहिए। अब आते हैं जल अपरदन। जिस तरह से वायु द्वारा तेज हवाओं से मृदा का कटा हो जाता है और उसे अपने साथ उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी तरह से जल के द्वारा भी भूमि का ऊपरी परत काट करके, छाट करके, जल में घुल करके एक स्थान से दूसरे स्थान को बहाकर चला जाता है। और इस तरह से ऐसे अपरदन को जल द्वारा मृदा का अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन जो कि जल के द्वारा होता है, दो तरह से देखा जाता है। पहला है चादर अपरदन, अर्थात एक बड़े क्षेत्र में, एक विशाल क्षेत्र में भारी मात्रा में जल के बहने से जल मिट्टी का जो ऊपरी परत है जल में घुल करके एक साथ बह जाती है। एक बड़े क्षेत्र का मिट्टी जो है कट करके जल में बह करके, घुल करके, बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाता है, तो इसे हम चादर अपरदन कहते हैं। दूसरा है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन जब जल जो है किसी उच्च भूमि से या ढालदार भूमि से नीचे की तरफ जब बहना शुरू करता है, तब जल के तेज रफ्तार के साथ अवनालिका बन जाती है, यानी मिट्टी कट करके बहकर चली जाती है और वह मिट्टी जो है जगह जगह नालियों के रूप में बन जाती है, या कोई बड़ा भूभाग जगह जगह नालियों के रूप में बन जाता है, पूरा भाग खड्ड की तरह हो जाता है। तो इस तरह की जल अपरदन को अवनालिका अपरदन कहा जाता है। ऐसी भूमि जो है कृषि योग्य या जोतने योग्य नहीं होती है, ऐसी भूमि में जुताई करके कृषि नहीं की जा सकती है। जैसे कि चंबल के बेसिन की भूमि, चंबल घाटी में अवनालिका मृदा अपरदन होता है और यह भूमि
वहां पर खट भूमि के नाम से जानी जाती है। चंबल घाटी में खट भूमि या अवनालिका द्वारा जल अपर्दन होता है। तो इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं भाई? मृदा अपर्दन को, जल के द्वारा मृदा अपर्दन को रोकने के लिए हम बड़े पैमाने पर जिस दिशा से जल धाराएं आती हैं तो उस दिशा की तरफ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर दें। समाज के विभिन्न लोगों के द्वारा या सभी लोगों के द्वारा ऐसा कार्य अगर किया जाए, बड़े पैमाने पर बहाव वाले क्षेत्र में, बाढ़ वाले क्षेत्र में भारी मात्रा में अगर वृक्षारोपण कर दिए जाएं तो वृक्ष जो है जल की रफ्तार को रोक सकते हैं और मिट्टी के कटाव को रोक देंगे। इसके बाद दूसरा नंबर आता है मानवीकरण। मृदा अपर्दन में मानवीकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्राकृतिक कारणों को जन्म देने वाले जो कारण है वो मानव है। मृदा अपर्दन जो कि प्राकृतिक द्वारा होता है उसके लिए काफी सीमा तक मानव उत्तरदायी होता है, जैसे वनोन्मूलन, अति चराई, जल प्रणाली, ये सब वे मानवीय कारण हैं जो प्रकृति मृदा अपर्दन को जमीन प्रदान करते हैं। यानी जो प्रकृति द्वारा मृदा अपर्दन होता है उसके पीछे मानव उत्तरदायी होता है। किस प्रकार? क्योंकि मानव भाई वनों का उन्मूलन कर दे रहा है, अर्थात वनों की कटाई कर दे रहा है। पेड़ पौधे मिट्टी को अपने जड़ों से जकड़े रहते हैं, अगर उन पेड़ पौधों को काट दिए जाए तो पेड़ पौधे विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की भूमि जल के साथ, हवा के साथ कट करके बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। इसलिए वन उन्मूलन के द्वारा, जो कि मानव के द्वारा वर्तमान समय में बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, वनों का विनाश कर दिया जा रहा है, जिसके कारण मृदा का अपर्दन बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरा आगे है अति चराई। अति चराई अर्थात पशुओं को मनमाने तरीके से चराई के लिए छोड़ दिया जाए। पशु जब किसी क्षेत्र में मनमाने तरीके से चरने लगते हैं, प्रतिदिन अधिक से अधिक समय चरते हैं, तो वे वनस्पतियों को चट कर जाते हैं, वनस्पतियों को खा जाते हैं और अपने पैरों से मिट्टी को कुरेद देते हैं, मिट्टी को धूल युक्त बना देते हैं, जिसकी वजह से तेज हवाओं के कारण वे मिट्टी एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वायु मृदा अपर्दन हो जाता है। साथ ही वनस्पति जब नष्ट हो जाती हैं, वनस्पतियों को पशु खा जाते हैं, तो वर्षा के कारण भी वह भूमि जो है या वह मृदा जो है कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसके अलावा जल प्रणाली, मानव की जल प्रणाली व्यवस्था भी मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी होती है। अब मृदा अपर्दन के संरक्षण के उपाय, मानव द्वारा जो मृदा अपर्दन होता है उसको किस प्रकार से रोका जाए। पहला है सीढ़ीदार कृषि को बढ़ावा देकर। मृदा अपर्दन को वह रोकने के लिए सीढ़ीदार खेतों का बढ़ावा किया जाए। मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो ढालू क्षेत्र हैं, ढालू क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बना दिए जाएं। सीढ़ीदार जब खेत बना दिए जाएंगे तो उसकी मेड़बंदी कर दी जाएगी, तो पानी जो है रुक रुक कर आएगा, पानी का जो वेग है वो धीमा हो जाएगा, खेतों में रुक रुक के आएगी और मिट्टी को कटने से बचा लेगी। दूसरा है अति चराई पर रोक लगा करके। जो पशु मनमाने तरीके से चराए जा रहे हैं उस पर नियंत्रण लगाया जाए। चरागाह भूमि पर ही बस पशुओं को चराया जाए, वनों में या जंगलों में वैसे खुली न चराया जाए। इस प्रकार से पशु चराई पर नियंत्रण लगा करके हम मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। अगला है वनों का रोपण करके।
भारी मात्रा में वृक्षारोपण करके, खाली पड़े भूमि पर वृक्षारोपण करके, पेड़ पौधे लगा करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। पेड़ पौधों को लगाकर हम वायु द्वारा भी जो मृदा अपरदन होता है उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं, और जल द्वारा जो मृदा अपरदन होता है उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। अगला है संरचनात्मक बांध का निर्माण करके, यानी जगह जगह नदियों पर बांध बना दिया जाए, जिसकी वजह से जो नदियों का जो रफ्तार है, बहने की जो उसकी रफ्तार है वो धीमा हो जाए। क्योंकि जब नदियां तेज गति से बहती हैं तो वे अपने साथ चट्टानों को, मिट्टी को, सबको बहा कर लेके चली जाती है। इसलिए जगह जगह संरचनात्मक, यानी जहाँ नदियों के जल को रोकने की व्यवस्था हो, जो बड़ा खुला क्षेत्र हो, वहाँ पर संरचनात्मक तरीके से बांध बनाया जाए, जिससे जल की रफ्तार को कम कर दिया जाए और जो मृदा है उसके अपरदन से बचा जा सकता है। अब मृदा अपरदन से क्या हानियां होती हैं, या मृदा अपरदन हमारे लिए किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। पहला है कि यह अनुपजाऊ भूमि में वृद्धि करता है। मृदा अपरदन जो है अनुपजाऊ भूमि में वृद्धि करता है, अर्थात मृदा अपरदन के द्वारा जो है मिट्टी का ऊपरी परत जो है कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जो उसका उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है कि जो हमारी भूमि उपजाऊ है वो क्या हो जाती है, अनुपजाऊ में बदल जाती है मृदा अपरदन के कारण। इसके अलावा मृदा अपरदन से भीषण बाढ़ का प्रकोप हो जाता है। जैसे नदियों के तटबंधे, तेज बहाव के कारण नदियों के तटबंधे जो है कट जाते हैं, टूट जाते हैं, और नदी जो है अपना रास्ता बदल देती है ना, गांव की तरफ या शहरों की तरफ अपना रुख कर लेती है। तो इस तरह से भयंकर बाढ़ की समस्या सामने आ जाती है। तो भीषण बाढ़ का प्रकोप भी मृदा अपरदन के कारण सामने आने लगता है। इसके अलावा मृदा अपरदन जो है कट करके मिट्टी जो जाती है, बालू के जो कट जाते हैं वो नदियों के मार्ग में बीच में जम जाते हैं। कभी कभी नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं और नदियां अपने रास्ते भी बदल देती हैं कभी कभी। इसके अलावा बंदरगाहों के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जिससे जो यातायात, जल यातायात का जो साधन है वो बाधित हो जाता है। तो इस तरह से और बहुत सारे हानियां हैं जो कि मृदा अपरदन के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले क्लास में अगले अध्याय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।